DHL कुरियर सर्विसेज नाम की कंपनी से एक कॉल आता है कि उनका एक पार्सल बरामद हुआ है जिसमें ड्रग्स और कुछ प्रोहिबिटेड आइटम्स मिले हैं। फिर उनको स्काइप पर वीडियो कॉल के थ्रू लिया जाता है और शुरू होता है डिजिटल अरेस्ट। रंजना ने 2 बार में, पहली बार में 5 लाख और दूसरी बार में 4,70,000 रुपए, टोटल 9,70,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। जैसे जैसे चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं, टेक्नोलॉजीज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही हैं, हम उतने ही वल्नरेबल होते। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी फेक कॉल की जाती है कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं, और डॉलर एक्सचेंज के नाम पर भी उससे पैसे ट्रांसफर करवाए जाते हैं। कोई आदमी थाने से फ़ोन कर रहा है, जालसाज फिर दावा करते हैं कि अब आपका डिजिटल अरेस्ट हो चुका है क्योंकि आपने ये गैर कानूनी गतिविधियां। कानून में डिजिटल गिरफ्तारी जैसा कुछ नहीं होता है और ऐसा करने वाले अपराधियों का गिरोह समाज का दुश्मन है। तो सबसे पहली बात यह है कि सरकार में कोई भी व्यक्ति लोगों को फ़ोन करके धमकाता नहीं है या पैसे की मांग नहीं करता है। दूसरा कि जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें इस तरह का कोई चीज़ है नहीं, डिजिटल गिरफ्तारी जैसा कोई चीज़ होता ही नहीं है। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है डिजिटल अरेस्ट, लेकिन इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको 2 केसेस की छोटी छोटी 2 कहानियाँ सुनाता हूँ जिससे इसके बारे में समझने में बहुत आसानी होगी। तो नोएडा सेक्टर 62 की रहने वाली 36 ईयर की रंजना नोएडा के साइबर क्राइम थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रंजना को अगस्त 7, 2024 को DHL कुरियर सर्विसेज नाम की कंपनी से एक कॉल आता है कि उनका एक पार्सल बरामद हुआ है जिसमें ड्रग्स और कुछ प्रोहिबिटेड आइटम्स मिले हैं, यानी ऐसे आइटम्स जो प्रतिबंधित हैं। और इसके बाद कॉलर बोलता है कि उनकी कॉल को मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच में अब ट्रांसफ़र किया जा रहा है। फिर उनको स्काइप पर वीडियो कॉल के थ्रू लिया जाता है और शुरू होता है डिजिटल अरेस्ट का सिलसिला। रंजना से बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ली जाती है और कांस्टेंट सर्विलेंस में रखा जाता है जिससे वो किसी और को कांटेक्ट ना कर पाएँ। अगस्त 8 की सुबह को, यानी अगले दिन, रंजना को सजेस्ट किया जाता है कि उनके अकाउंट में जितना भी पैसा है वो जो लोग कॉल पे थे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाए, जिसकी डिटेल कुछ इस तरह से थी: जिगाटो RR इंटरप्राइजेस, जिससे कि आगे अगर कोई लीगल कार्रवाई होती है तो उनके पैसे को सेफगार्ड किया जा सके। रंजना ने 2 बार में, पहली बार में 5 लाख और दूसरी बार में 4,70,000 रुपये, टोटल 9,70,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। पैसा ट्रांसफ़र होने के अगले दिन तक, यानी 9 अगस्त तक, रंजना को डिजिटल अरेस्ट में रखा जाता है जब तक कि वो पैसे को जो ट्रांसफ़र किए हैं उसको ठिकाने न लगा दे। उसके बाद कॉल को कट कर दी जाती है। इसके बाद रंजना को इस बात का एहसास होता है कि उनके साथ ठगी हो गई है और वो फिर साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह के केसेस कुछ कंट्रीज़ तक ही सीमित हैं, जबकि पूरी दुनिया में इस तरह के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं, टेक्नोलॉजीज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही हैं, हम उतने ही वल्नरेबल होते जा रहे हैं। ग्लोबली कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के और भी बहुत सारे देशों में साइबर क्राइम के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसके जो शिकार हो रहे हैं वो ज़्यादातर बुजुर्ग लोग या महिलाएं हो रही हैं। ऐसी ही एक कहानी मैं मुंबई की एक 65 साल की लेडीज़ का आपको सुनाता हूँ, जो अप्रैल 2023 में, यानी पिछले साल, एक इंटरनेशनल डेटिंग ऐप के थ्रू पॉल रदरफोर्ड नाम के एक आदमी से कांटेक्ट में आती हैं, जो खुद को एक अमेरिकन सिविल इंजीनियरिंग कंपनी में इंजीनियर बताता है और कहता है कि अभी उसकी ड्यूटी फिलीपींस कंट्री में है। उनकी बातचीत शुरू होती है और पॉल रदरफोर्ड एक कहानी बनाता है 1-2 महीने बाद, जब थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है उसके बाद, कि उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ एक्सीडेंट हो गया है और जिसके बदले में उसे जुर्माना भरना है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे अमेरिका डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये महिला भी उसके ट्रस्ट में आ जाती है और ये उसको वन टाइम 70 लाख रुपए बिटकॉइन के माध्यम से ट्रांसफ़र कर देती है। रदरफोर्ड को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि अगर इस लेडीज़ ने 70 लाख रुपए एक बार में ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो इसके पास और पैसे हो सकते हैं। उसके बाद वो अपनी अगली चाल चलता है और उसे बोलता है कि उसने $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर पार्सल के थ्रू उसे
भेजा हुआ है, यानी अमूमन 17 करोड़ के आसपास इंडियन रुपीस में। कुछ दिनों बाद इस महिला को प्रिया शर्मा नाम से कॉल आती है, जो खुद को दिल्ली एयरपोर्ट से रिलेटेड बताती है और बोलती है कि $2 मिलियन का एक पार्सल दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट ने सीज किया है और इसके बारे में उससे बात करनी है। उसके बाद महिला से बहुत सारे बैंक अकाउंट में जून 2023 से लेकर मार्च 2024 तक पार्सल के क्लियरेंस के नाम पर पैसे ट्रांसफ़र करवाए जाते हैं। इसके बाद IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी फेक कॉल की जाती है कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं, और डॉलर एक्सचेंज के नाम पर भी उससे पैसे ट्रांसफ़र करवाए जाते हैं। फाइनली 1,29,43,661 रुपीज़ टोटल ट्रांसफ़र करवाए जाते हैं। इसके बाद महिला को शक होना शुरू होता है कि उसके साथ ठगी हो गई है। बाद में वो केस दर्ज कराती है, लेकिन फिर वही बात कि साइबर क्राइम केसेस में ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट इतना बचता नहीं है। अब जानते हैं डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। तो डिजिटल अरेस्ट स्कैम में जालसाज अपने आप को CBI, RBI, कस्टम, नारकोटिक्स, ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी या फिर बैंक का एम्प्लॉय बनकर आपको कॉल करेगा और बोलेगा कि आपके नंबर से कहीं कॉल की गई है, गलत तरीके से किसी को धमकी देने के लिए की गई है, या आपका कोई पार्सल है जिसमें ड्रग है, या आपका कोई पार्सल है जो कस्टम में फंस गया है। इस तरह की चीज़ें बता के आपको कॉल की जाएंगी। इसके अगले स्टेप में आपकी कॉल को वीडियो कॉल में ट्रांसफ़र किया जाएगा और आपको स्काइप या व्हाट्सएप के वीडियो कॉल के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट किया जाएगा। आमतौर पर जालसाज वीडियो स्विच करने से पहले एक पुलिस स्टेशन का सेटअप बनाकर रखते हैं और एक आदमी होगा जो वर्दी पहनकर बैठा होगा और आपको लगेगा कि हूबहू कोई आदमी थाने से फ़ोन कर रहा है। जालसाज फिर दावा करते हैं कि अब आपका डिजिटल अरेस्ट हो चुका है क्योंकि आपने ये गैरकानूनी गतिविधियां की हैं। अपराध के लिए डिजिटल गिरफ्तारी वारंट के लिए पीड़ितों को धमकाया भी जाता है। डिजिटल गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने के लिए जालसाज फिर नकद या जुर्माने की बात करते हैं। भुगतान के बाद गायब हो जाते हैं। हजारों लोग ऐसे स्कैमर्स का शिकार बन चुके हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCRP के आंकड़ों के अनुसार यह धोखाधड़ी बहुत आम हो गई है और NCRP के आंकड़ों का उपयोग करते हुए इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने एक रिपोर्ट में दावा भी किया है कि 2024 की पहली तिमाही में सिर्फ डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों के कारण भारतीयों को लगभग 120 करोड़ रुपए का अभी तक नुकसान हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी को कैसे पहचानें। तो हाल ही में अपने मन की बात संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी में वृद्धि पर देश को चेतावनी जारी की है। PM ने कहा कि हमारे कानून में डिजिटल गिरफ्तारी जैसा कुछ नहीं होता है और ऐसा करने वाले अपराधियों का गिरोह समाज का दुश्मन है। तो सबसे पहली बात यह है कि सरकार में कोई भी व्यक्ति लोगों को फ़ोन करके धमकाता नहीं है या पैसे की मांग नहीं करता है। दूसरा कि जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें इस तरह का कोई चीज़ है नहीं, डिजिटल गिरफ्तारी जैसा कोई चीज़ होता ही नहीं है। अगर आपको ऐसी कॉल आती भी है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझ लेना चाहिए कि घोटालेबाज ने आपकी व्यक्तिगत जानकारी को पहले से ही हासिल कर लिया है, यानी उसके पास कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड डिटेल ऑलरेडी है और वो अब आपको डराने की कोशिश करेगा। तीसरा, घोटालेबाज अक्सर आपको आवेगपूर्ण यानी इम्पल्सिव बिहेव करने के लिए प्रेरित करेगा, यानी आपको बोलेगा कि जल्दी जल्दी इन चीज़ों को करके आप फाइनलाइज करो, यानी कि आप अपना जल्दी से डिटेल दिखाओ या आप वीडियो कॉल पे आओ, आप किसी को कॉल नहीं कर सकते हो, इस तरह की आपके सामने शर्तें रखेगा। और चौथा, अगर आपको ऐसी कॉल आती है तो आपको पहले अपने मन में ये सोचना चाहिए कि क्या मैंने ऐसा कोई काम किया है जिस वजह से मुझे ये कॉल आ रही है। तो वहीं पे आपको एक क्लियर इंडिकेशन हो जाएगा कि ये फेक कॉल है। अब बात करते हैं डिजिटल स्कैम अरेस्ट से खुद को कैसे बचाएं। तो डिजिटल अरेस्ट स्कैम का शिकार होने से बचने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि आप इस धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के प्रति सतर्क रहें, जागरूक रहें। और 3 स्टेप में ये आप कर सकते हैं। पहला है वेट, यानी पहले रुकें। दूसरा है थिंक, सोचें उस बारे में। और तीसरा है रिएक्ट, फिर उस चीज़ पर रिएक्ट करें। जैसे मैंने पहले भी बोला कि पहले सोचें कि क्या आपने ऐसा कुछ करा भी है या नहीं। मैंने पहले भी आपको बताया डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है,
कोई भी सरकारी एजेंसी या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आपको इस तरह की चीज़ के लिए कॉल नहीं करेगी। कॉल आने पर आपको घबराना नहीं है, इसके बजाय स्क्रीनशॉट ले लेना है या फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लेनी है। उचित तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी से संपर्क करें और लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के रूप में पेश होने वाले धोखेबाजों का स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप डिजिटल अरेस्ट स्कैम का शिकार हो जाते हैं तो सबसे पहले अपने बैंक को रिपोर्ट करें और अपना अकाउंट फ्रीज करा दें। कभी भी तीसरे पक्ष को निजी जानकारी ना दें जिसमें KYC डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, OTP, यूज़र ID, पासवर्ड या CVV जैसी चीज़ें शामिल हैं। पीड़ितों को राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना चाहिए और ऐसी घटनाओं को cybercrime.gov.in साइट पर भी रजिस्टर करना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।